Hello everyone. So it is our second class. The class is a salient feature of Indian Constitution. एक इस चैप्टर जो है मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेंस में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ सैंपल देखते हैं मेंस का। सो हियर salient feature of Indian Constitution, इसे देखते क्या क्या मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, डिफरेंशिएट करना है फेडरल एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में। एग्जामिन द फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये 1996 में पूछा गया है। 99 में देखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फेडरल फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म सेकुलर इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकुलर टर्म के बारे में डिफाइन करेंगे, इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे, प्रियम्बल में भी पढ़ेंगे। सेकुलरिज्म एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जामिन द यूनिटरी फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बहुत रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, सब यूपीएससी मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है डायरेक्ट, ये हम पढ़ेंगे। लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी दोनों सोर्स होगा हमारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एसेंशियल फीचर ऑफ द फेडरल सिस्टम, हाउ फार इट इज एप्लीकेबल टू द इंडियन पॉलिटी, ये टोटल इंडियन फीचर से पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं 13 में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नाइदर प्योरली फेडरल नोर प्योरली यूनिटरी बट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ये सेम क्वेश्चन हुआ जो पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका। ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, क्लास में पढ़ते जाएंगे, इसके आंसर मिलते जाएगा। मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेंस के पर्सपेक्टिव से कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होने वाला है। डिस्कस implication of the cooperative federalism. Okay, discuss the concept of quasi federalism in Indian context. Indian constitution में describe the federal in form, unitary in spirit. Federal in form and unitary in spirit, सभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सबके बारे में। इसे क्या मतलब हुआ, क्वासी फेडरलिज्म क्या होता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, सब इसी चैप्टर में मिलेगा आपको। ओके, इंडियन, डू यू एग्री इन अ कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट? ओके, do we agree the Indian Constitution reflect the balance between tradition of the parliamentary democracy and need of the developing society? Okay, again फिर repeat किया क्वेश्चन, blend of the rigidity and flexibility. Indian Constitution blend है, mix है, rigidity and flexibility. Okay, difference between the Indian and American federalism. आप देख रहे हो फेडरलिज्म से कितना क्वेश्चन है। सो ये सब क्वेश्चन आपने अभी देखा, ये सभी क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में पूछा हुआ है। ओके, सो हम अभी पढ़ेंगे साइलेंट फीचर, ये सभी उसमें मिलेंगे आगे चलकर। सभी एक एक टॉपिक को हम पढ़ते हैं। सो देखते हैं आगे, पहला पॉइंट देखते हैं, साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, पहला क्या फीचर है, क्या विशेषता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? द लेंथीएस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसका क्या मतलब हुआ, सभी सेंटेंस का मतलब समझेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, डू यू एग्री टू कॉल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? एक्सप्लेन, सपोर्ट, गिव सम प्रूफ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, एक एक टॉपिक पर एक एक लाइन पर क्वेश्चन बनते हैं मेंस में। सो देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो लुक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह का होता है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह के होते हैं, एक रिटेन, दूसरा नॉन रिटेन। नॉन रिटेन, ओके, रिटेन जैसे अमेरिकन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। नॉन रिटेन लाइक ब्रिटिश। ओके, ब्रिटिश जो है नॉन रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, कोई लिखा नहीं गया है, कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ब्रिटेन में, कोई ऐसा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। लेकिन अमेरिकन हो गया, इंडियन हो गया, ये सभी रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। एक फुल्ली मेथड द्वारा लिखा हुआ एक कम्प्रिहेंसिव बुक है, जिसमें फुल्ली डिटेल एक्सप्लेन किया गया है
कैसे रन करना है कंट्री को, कैसे नहीं करना है। सो इसलिए अमेरिकन, इंडियन, लाइक अदर कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंदीज कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ। इसका कुछ फैक्टर हैं जिस कारण लेंदीज कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। आपको पता होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंदीएस्ट ऑफ ऑल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्ल्ड की जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया सबसे लेंदीएस्ट, लेंदीएस्ट इन द सेंस बल्कि ज़्यादा चैप्टर है, ज़्यादा कंटेंट है, इलोबरेट ज़्यादा किया गया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो साइज बढ़ गया, कंटेंट बढ़ गया, पेजेस बढ़ गए, इस सेंस में लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों है इसका कारण? कुछ फैक्टर है। स्टार्टिंग में आप देखो 1949 जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, इंडिया के पास ओनली 8 शेड्यूल, इंडिया के पास केवल 8 शेड्यूल था। बट अभी कितना है? 12। अभी 12 शेड्यूल हो गए। आर्टिकल भी पहले कम थे, अभी अमेंडमेंट हुआ, बहुत सारे अमेंडमेंट होते रहते हैं, आर्टिकल ऐड होते रहते हैं। ओके। सो पहले जो था उससे अब बढ़ चुका है, आगे भी बढ़ेंगे, आगे भी कंटेंट इंक्रीज होता रहेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते रहेंगे। इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं? आप लोग कहेंगे, आप लोग सोचेंगे कि आखिर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे बल्कि लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका साइज बड़ा, कंटेंट ज़्यादा है, क्यों, क्या रीज़न है? तो मेनली 4 रीज़न है। मेनली 4 रीज़न माना जा सकता है। पहला रीज़न जियोग्राफिकल फैक्टर। जियोग्राफिकल फैक्टर, आपने इंडिया में देखा होगा डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट में चले जाओ, वहाँ कल्चर अलग हो गया। वेस्ट में चले जाओ, वहाँ कल्चर अलग हो गया। साउथ देख लो, ईस्ट देख लो। ओके। ट्राइबल पीपल। तो इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी है कि सबके लिए एक कानून बनाना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि लॉ क्या करता है? लॉ रूल क्यों बनाए जाते हैं? पीपल के लिए, ताकि उनको जीने में, डेली वर्क करने में, अपने आप को सेव करने में, पर्सनालिटी डेवलप करने में हेल्प कर सके। ओके। जो चीज़ हो सकता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट लाइक असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ठीक, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में वैलिड हो सकता है वो नॉर्थ इंडिया में ना हो, ईस्ट में ना हो, राइट। हो सकता है वो ईस्ट इंडिया में वैलिड ना हो, साउथ इंडिया में वैलिड ना हो। जो वेस्ट इंडिया में, इंडिया के जो वेस्ट डायरेक्शन में जितने भी स्टेट है, उनका जो कल्चर हो वो ईस्ट इंडिया में वैलिड ना हो। जितनी भी ईस्ट साइड स्टेट है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड। ओके। इसी कारण सभी स्पेसिफिक जगह के लिए इतनी सारी डाइवर्सिटी हैं, जिनके कारण एक लॉ बनाना पॉसिबल नहीं था। डिफरेंट डिफरेंट लॉ बनाए गए, उनके अकॉर्डिंग, ट्राइबल पीपल के अकॉर्डिंग अलग लॉ बनाए गए। सो ये सब छोटे छोटे कारण फैक्टर, जो जोग्राफिकल फैक्टर बने, जिस कारण आपका डिफरेंट डिफरेंट लॉ बनाए गए। ठीक, तो पहला कारण ज्योग्राफिकल। सेकेंड रीजन देखते हैं। सेकेंड रीजन, सो पहला फैक्टर था हमारा, पहला फैक्टर था पहला फैक्टर था ज्योग्राफिकल रीजन। आप समझ गए क्या है? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी। सेकेंड फैक्टर क्या होगा? गेस। हिस्टोरिकल फैक्टर। हिस्टोरिकल फैक्टर। हिस्टोरिकल फैक्टर क्या है? आपने हिस्ट्री पढ़ा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, एक एक्ट आया था, उससे बहुत सारे कंटेंट कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए। जो ये एक्ट है खुद में बल्कि था, इसमें बहुत सारे कंटेंट थे। तो हिस्टोरिकल फैक्टर में ये हो जाएगा कि जो एक्ट लिया गया हिस्ट्री से, अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया, वो खुद बल्कि था, उससे कंटेंट लिया गया, इस कारण बल्कि हो गया हिस्टोरिकल फैक्टर। ठीक है। और सारे भी एक्ट थे जिनका कंक्लूजन निकाला गया। ठीक, तो हिस्टोरिकल फैक्टर हो गया। थर्ड
क्या हो सकता है? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट। आपको पता है कि सेंटर और स्टेट के लिए एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट को अलग नहीं बनाया गया है, दोनों के लिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। ओके, इस कारण बल्कि हो गया। फोर्थ रीजन क्या हो सकता है बल्कि होने का? फोर्थ रीजन है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे, उनमें सभी एडवोकेट, लॉयर, एक विद्वान का एक ग्रुप था, लीगल एडवाइजर, उनके कारण बल्कि हो गए। बहुत सारे कंटेंट डालते गए, बहुत सारे ऐसे टर्म डालते गए जिसको एक्सप्लेन करना पड़ा बाद में, जिसका बल्कि होते चला गया। सो इसके कारण बहुत सारे टर्म आए, लीगल पर्सन जितने थे, जिसके कारण बहुत सारे लीगल टर्म जिसको एक्सप्लेन करना पड़ा बाद में, जिसके कारण बल्कि होते चला गया। कुछ कुछ ऐड होने लग गए, सभी फॉरेन से, मैक्सिमम फॉरेन से पढ़ के आए थे। ओके, तो मेनली 4 फैक्टर है जो बल्कि बनाने में एक इंटरनल इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया है। Geographical diversity, historical factor like Government of India Act 1935, it is single constitution for both center, and fourth is a legal luminaries, okay, legal advisor, legal person, okay। सो इस तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंदी हुआ। साथ ही में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस मेंशन नहीं है, साथ साथ क्या मेंशन है? डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ जो गवर्नेंस का जो प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है, वो तो मेंशन है ही। साथ साथ में केवल वही नहीं है, साथ साथ में डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन। ओके, साथ में कॉन्स्टिट्यूशन जनरली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस मेंशन है, उसके साथ साथ जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन है उसको भी डिटेलिंग मेंशन किया गया है। ओके, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन है उसको भी डिटेल मेंशन किया गया, यह भी रीजन हुआ बल्कि होने का। ओके, ये सारे रीजन है। ड्यू टू दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ओके, अब सेकेंड देखते हैं, सेकेंड टर्म देखते हैं कि सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा। ओके, सेकेंड पॉइंट है इट इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। ये फीचर है, ये सभी फीचर में आते हैं। पहला फीचर लेंदियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, पहला फीचर हुआ। सेकेंड फीचर क्या हुआ? ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, जैसे फिलोसफिकल पार्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसफिकल पार्ट, लाइक फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ये सभी कहाँ से लिया गया? फंडामेंटल राइट लिया गया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएस से। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया फंडामेंटल राइट। ओके, डीपीएसपी लिया गया इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, जो कॉन्स्टिट्यूशन फिलोसफिकल पार्ट था, लाइक फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, सो फंडामेंटल राइट लिया गया यूएसए से। इंडिया का फंडामेंटल राइट का सोर्स क्या हुआ? यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का डीपीएसपी, डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो डीपीएसपी का सोर्स क्या रहा? इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पॉलिटिकल पार्ट है उसका सोर्स क्या रहा? पॉलिटिकल पार्ट, प्रिंसिपल ऑफ जैसे प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट। ओके, प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट,
रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर इस अ पॉलिटिकल पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन का पॉलिटिकल पार्ट अगर पूछा जाए तो प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट, ओके, रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ये मेनली लिया गया है। इसका सोर्स क्या है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सोर्स है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, जो फंडामेंटल राइट है, जो डीपीएसपी है, जो रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर है, प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट है, इस सब का रूल रेगुलेशन कैसे रन करना है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में डालना है, कहाँ से लिया गया, किससे प्रेरित होकर लिया गया, किससे बोरो किया गया? वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, वो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। जैसे इमरजेंसी कहाँ से लिया गया? जर्मनी। ओके, वैसे बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन है जो किसी न किसी कंट्री से लिया गया है। ओके, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या फीचर हुआ? इसका बहुत से ऐसे सोर्सेज है, जहाँ से ये बोरो किया है, जहाँ से अपना रूल रेगुलेशन वहाँ से वो बोरो किया है, कॉपी किया है। तो यही इसका फीचर हुआ, यूनिकनेस हुआ। ओके, सो इसमें यही था, सेकंड पॉइंट मेरा यही था कि ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, बहुत सारे कंट्री है। रसिया, उस टाइम यूएसएसआर बोला जाता था, कनाडा हो गया, जापान हो गया, बहुत सारे कंट्री है जहाँ से लिया गया है। ओके, फ्रांस हो गया, अब सुना होगा लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। साउथ अफ्रीका हो गया, ओके, साउथ अफ्रीका हुआ, बहुत सारे कंट्री है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स बने हैं। ओके, सेकेंड हो गया, थर्ड पॉइंट चलते हैं, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, सॉफ्ट भी है। ओके, अब देखते हैं कि कैसे है। जैसे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोथ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए ब्लेंड ऑफ, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। सजेस्ट, आपने देखा भी होगा मेंस के क्वेश्चन में, आपने देखा होगा क्वेश्चन शायद आया हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सप्लेन। अब उसको समझेंगे कैसे दोनों है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर दोनों कैसे मैच कर रहा है, रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों को। सबसे पहले फ्लेक्सिबल का डिफिनीशन समझते हैं, आखिर फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता है क्या? फ्लेक्सिबिलिटी किसको बोलते हैं? फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? दो टर्म है यहाँ पर, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मीन्स रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जिसको अमेंड किया जाए एक ऑर्डिनरी लॉ के अकॉर्डिंग, जैसे एक नॉर्मल सा लॉ हो, जैसे ऑर्डिनरी लॉ हो, नॉर्मल लॉ हो, उसको जिस तरह अमेंड किया जाए, उसको कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर दिया जाए, तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। इजली अमेंड करना मीन्स इजली अमेंड करना। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ? जो इजली और ऑर्डिनरी लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ के जैसा अमेंड किया जा सके, जिसे इजली अमेंड किया जा सके, जिसको अमेंड करना ज़्यादा टफ ना हो। जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है क्योंकि उसको अमेंड करना, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना इजी है। ठीक, सेकेंड साइड, अदर हैंड, व्हाट इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया? आखिर किस कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड बोला जाएगा? जिसको अमेंड करने के लिए स्पेशल प्रोसीजर लगे, अमेंड करने के लिए
स्पेशल प्रोसीजर लगे इसमें आपको नॉर्मल प्रोसीजर लग रहा था फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में नॉर्मल प्रोसीजर लग रहा था नॉर्मल ओके जिसे इजीली अमेंड करना नॉर्मली कर देना नॉर्मली मतलब सिंपल मेजोरिटी नॉर्मली का बेसिक सेंस होता है सिंपल मेजोरिटी अब बोलोगे सिंपल मेजोरिटी क्या होता है सर सिंपल मेजोरिटी मतलब पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर में जितनी प्रेजेंट हो उसका 50% +1 वोट मिल जाए तो पास हो जाएगा कितना में बोला टोटल का 50% +1 वोट मिल गया फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट में लाइक लोकसभा राज्यसभा लेजिस्लेचर असेंबली कहीं भी 100% हो उनमें से 50 वोट +1 वोट मीन्स 51 वोट मिल गया तो बिल पास हो गया इसको बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी ओके उसके बाद आता है स्पेशल मेजोरिटी उसके बाद आता है स्पेशल मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है जिसको पार्लियामेंट में जिसको पार्लियामेंट में स्पेशल मींस 2/3 वोट द्वारा पास किया जाए मैं पार्लियामेंट वर्ड यूज कर रहा हूँ इसकी जगह मुझे लेजिस्लेचर बोलना चाहिए क्योंकि लोकसभा राज्यसभा के अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली भी हो सकता है स्टेट की जितनी भी असेंबली है उसमें जिसे लेजिस्लेचर में असेंबली में 2/3 द्वारा पास किया जाए वोट देकर पास किया जाए जिस बिल को उसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी ओके अब स्पेशल मेजोरिटी में भी दो तरह के होते हैं एक तो स्पेशल मेजोरिटी आपने समझ के 2/3 द्वारा पास कर देना है एक स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% स्टेट मीन्स 2/3 तो पास करेंगे ही करेंगे 2/3 पास करेंगे वोट वो तो चाहिए पार्लियामेंट में 2/3 से पास कर दिया साथ ही टोटल जितने स्टेट है उनका 50% लेजिस्लेटिव असेंबली में वो बिल पास होना चाहिए ओके जितने स्टेट है जिनका लेजिस्लेटिव असेंबली है टोटल स्टेट का 50% स्टेट उस बिल को रेक्टिफाई कर दे यानी पास कर दे साथ ही पार्लियामेंट में 2/3 द्वारा पास कर दे दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो वो बिल पास होगा यह बहुत ही रेयर केस में यूज होता है आपको एग्जांपल देने के लिए बता देता हूँ जैसे मान लो आपको प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन हो रहा है इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूँ प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है जो अभी जो मेथड से हो रहा है उस मेथड को चेंज करना हो तो आपको पार्लियामेंट में भी 2/3 से पास करना होगा साथ ही लेजिस्लेटिव असेंबली जितनी भी स्टेट है उस स्टेट के कम से कम 50% स्टेट में उसको पास होना पड़ेगा ओके कम से कम 50% स्टेट में पास होना पड़ेगा तब जाके यह मेथड पास होगा ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जैसे सुप्रीम कोर्ट का पावर हाई कोर्ट का पावर इसमें कुछ चेंजेस करना है अपॉइंटमेंट में वगैरह कुछ में भी ठीक जैसे यूनियन और स्टेट के बीच में कुछ पावर को चेंज करना है कुछ लॉ को चेंज करना है जिससे दोनों इन्फ्लुएंस होते हो यूनियन में स्टेट भी तो फिर में हम ये मेथड यूज करेंगे ओके ठीक स्पेशल मेजोरिटी के एग्जांपल मैं आपको दे दूं जैसे स्पेशल मेजोरिटी एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे स्पेशल मेजोरिटी क्या हो गया फंडामेंटल राइट में कुछ चेंजेस लाना हो तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट में ओके पार्लियामेंट में चाहिए स्पेशल मेजोरिटी 2/3 ओके डीपीएसपी में कुछ चेंजेस लाना हो स्पेशल मेजोरिटी ओके ऐसे कुछ है जिसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए इसको हम आगे पढ़ेंगे जब भी आएगा हम आगे इसको पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे डोंट वरी सो स्पेशल मेजोरिटी सिंपल मेजोरिटी क्या होगा सिंपल मेजोरिटी का सर एग्जांपल क्या होगा एग्जांपल क्या होगा अगर क्यों न्यू स्टेट को ऐड करना है इंडिया में जैसे सिक्किम को ऐड किया गया था या स्टेट का नाम बदलना हो बाउंड्री बदलना हो पार्लियामेंट का कोरम हो ठीक है पार्लियामेंट का कोरम हो
पार्लियामेंट का कुछ रूल बदलना हो, ओके, प्रिविलेज बदलना हो, पार्लियामेंट का कोई प्रिविलेज बदलना, पावर बदलना हो मेंबर का, ठीक। तो ऐसे ऐसे कुछ एग्जांपल जो सिंपल मेजोरिटी ज़रा हो जाए, जैसे अभी रिसेंट में न्यूज़ चल रहा था आपका ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए। सिंपल मेजोरिटी मीन्स 50% +1 वोट मिल गया, सिंपल मेजोरिटी, दोनों हाउस में पास हो गया, प्रेसिडेंट साइन हो गया, बिल पास हो गया। सो हम अभी क्या देख रहे थे, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। सो हियर हम देख रहे हैं इंडिया में दोनों यूज होते हैं, सिंपल मेजोरिटी भी यूज होता है। अगर देखा जाए इंडिया में सिंपल मेजोरिटी भी इंडिया में यूज हो रहा है, स्पेशल मेजोरिटी भी यूज हो रहा है, स्पेशल प्लस 50% स्टेट, दोनों का यूज हो रहा है। तो क्या हम क्या कहेंगे कि रिजिड है या सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है? नहीं, दोनों है। इट इज़ नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, इट इज़ ए ब्लेंड ऑफ बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। सो क्लियर, समझ पाए आप कि इंडिया को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें दोनों प्रोसीजर फॉलो होते हैं, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए इसे ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी बोला जा सकता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर के पास। इसमें समय लगेगा, लगभग 15-16 ऐसे फीचर है इंडिया का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमें समझना पड़ेगा। एक एक फीचर पर क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा मेंस का, सभी पीडीएफ प्रोवाइड हो, क्लास के एंड में पीडीएफ मिल जाएंगे आपको, प्रीवियस ईयर का भी मिल जाएंगे मेंस का। तो फोर्थ फीचर हमारा क्या है, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। सबसे पहले फेडरल सिस्टम, आपने मेंस में देखा होगा फेडरल सिस्टम पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इस पॉइंट पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। फेडरल भी है बट यूनिटरी भी है, ठीक। तो समझ पहले, सबसे पहले दोनों टर्म का मतलब समझेंगे, यूनिटरी मतलब क्या होता है, फेडरल मतलब क्या होता है, ओके। कुछ फीचर है, फेडरल सिस्टम में बात करते हैं, कुछ फीचर है जो फुलफिल हुआ तो उसे फेडरल सिस्टम बोलेंगे। वैसे क्या फीचर है, अगर फेडरल सिस्टम बोलना है तो कुछ कुछ ऐसे फीचर है, अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन में दिख रहा है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में दिख रहा है तो फेडरल है। वो फीचर क्या है, वैसे क्या फीचर है जो एक फेडरल सिस्टम में, जो फेडरेशन, फेडरेशन का जो बोलेगा व्हाट इज ए फीचर, जो प्रीलिम्स में आपको पूछता है, व्हाट इज ए फीचर ऑफ द फेडरेशन, व्हाट इज ए फीचर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, व्हाट इज ए फीचर ऑफ द फेडरल सिस्टम, सभी का मीनिंग एक ही हुआ। तो फेडरेशन का क्या फीचर हुआ, फेडरल सिस्टम का क्या फीचर है, प्रीलिम्स में पूछता है। सो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या फीचर हो सकता है फेडरल का, ओके। अगर दो गवर्नमेंट हो, टू गवर्नमेंट, तो फेडरल कहलाएगा। डिवीजन ऑफ पावर, पावर का डिवीजन हो, फेडरल सिस्टम कहलाएगा, ओके। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, फेडरल कहलाएगा। सुप्रीमेसी ऑफ द पावर हो, सुप्रीमेसी ऑफ द पावर, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो तो फेडरल कहलाएगा। पावर मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन, पावर का सोर्स क्या, कॉन्स्टिट्यूशन है, ओके। तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, अगर रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड हो, कठोर हो, जिसको अमेंड करना इतना आसान ना हो, जैसे अभी पढ़े थे पिछला बार रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड हो तो क्या कहलाएगा, फेडरल सिस्टम, ओके। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हो, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हो, जुडिशियरी जो इंडिपेंडेंट हो, किसी पे निर्भर ना हो, किसी गवर्नमेंट के अंदर ना हो, फुली इंडिपेंडेंट हो, किसी के अंदर काम ना करे, ओके। तो क्या कहलाएगा, फेडरल सिस्टम।
एक टर्म आता है बाइकैमरलिज्म, यह भी फेडरल सिस्टम का फीचर है। तो हम किसे फेडरल कहेंगे? फेडरेशन का क्या फीचर हुआ? ये सब प्रॉपर्टी जिस कॉन्स्टिट्यूशन में, जिस गवर्नमेंट में, जिस कंट्री में दिखे, टू गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बाइकैमरलिज्म, ये सब जहां फीचर दिखेंगे वो क्या कराएगा? फेडरल सिस्टम। ओके, ओके। सो नेक्स्ट यूनिटरी बायस बात करते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? यूनिटरी सिस्टम का क्या फीचर हो सकता है? यूनिटरी, इसी का दूसरा नाम कहीं आप देखोगे नॉन फेडरल सिस्टम। ओके, नॉन फेडरल सिस्टम या नॉन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो यूनिटरी का क्या ऐसा फीचर होगा जिससे पता चलेगा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी कंट्री यूनिटरी कंट्री है? दे हैव द यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटरी सिस्टम। ओके, तो तो फीचर क्या हो सकता है? स्ट्रॉन्ग सेंटर। मैंने क्या बोला? स्ट्रॉन्ग सेंटर। सेंटर अगर स्ट्रॉन्ग हो तब सेंटर का ही बोलबाला हो, सेंटर में यूनियन। ओके, सेकेंड, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक ही हो, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पहले था फेडरल, क्या था? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछता है, व्हाट इज फीचर ऑफ द नॉन फेडरल सिस्टम, व्हाट इज फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम, डायरेक्ट पूछेगा। आपको सभी लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे। इसका सोर्स है लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी, आप कहीं भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो, डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा आपको। सो यूनिटरी क्या हो गया? फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, पहले वाला में क्या पढ़ा था? इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, बट नॉन फेडरल में इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। जुडिशियरी जो होता है जुड़ा रहता है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, उसी बोलते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। ओके, नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय स्टेट। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय स्टेट। ओके, सॉरी, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर। मैं गलती से स्टेट बोल दिया लगता है, सेंटर है यूनियन। जो गवर्नर का, स्टेट गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है वो सेंटर द्वारा होता है। ओके, ये फीचर हो गया। सेकंड, नेक्स्ट, ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस, अभी प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने बोला है कि ऑल इंडिया जुडिशियरी सिस्टम भी बने, तो ऐसी आता है जब ऑल इंडिया जुड़ गया वो यूनियन से कनेक्टेड हो गया, यूनिटरी गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट, इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन, ये भी नॉन फेडरल सिस्टम का ही फीचर है, यूनिटरी का ही फीचर है। ऐसे बहुत सारे हैं। सो इसका फीचर समझे, इसका समझे। अब समझते हैं, क्वेश्चन फिर यहाँ पे आ रहा है इंडिया कॉन्टेक्स्ट में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए, इंडियन सिस्टम इज ए बोथ फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। फेडरल सिस्टम है बट उसका स्पिरिट, जिसे आपने सुना होगा, अपने क्वेश्चन में देखा होगा, फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। रूप में तो फेडरल है लेकिन आत्मा उसका एक है। ओके, एक कोट आता है ना, फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी, पूछा भी होगा। इस सब पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं मेंस में। ओके, सो हमने दोनों का फीचर देखा। अब देखते हैं इंडिया में क्या फॉलो हो रहा है। इंडिया में आपने देखा होगा, इंडिया में दोनों फॉलो होते हैं। इंडिया में दोनों फॉलो हो रहा है। जैसे अब जैसे आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 में आपको टर्म फेडरेशन मिलेगा। आर्टिकल 1 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल
1 है, उनमें टर्म मिलेगा फेडरेशन। ओके, लेकिन साथ साथ में इंडिया को डिस्क्राइब क्या किया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 में आपको फेडरेशन डिसाइड आपको टर्म दिया गया है, और साथ में डिस्क्राइब किया गया इंडिया को कि यूनियन ऑफ स्टेट, जिसका मतलब होता है दो मतलब निकाला जा सकता है। एक, यूनियन ऑफ स्टेट का दो मतलब निकाला जा सकता है। एक, पहला मतलब क्या हो सकता है, इंडिया इज ए फेडरेशन, इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बाय द स्टेट। पहला मतलब, इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बाय द स्टेट। ये किसी स्टेट द्वारा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। किसी स्टेट के एग्रीमेंट, वैसे यूएसए का है, उसका अलग सिस्टम है, लेकिन इंडिया का अलग है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई एग्रीमेंट द्वारा इंडिया नहीं बना है। यानी इसका मतलब दूसरा मतलब यह भी निकल रहा है। अब पहला मतलब यह है कि इंडियन फेडरेशन सिस्टम इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय स्टेट। दूसरा मतलब क्या निकलेगा कि नो स्टेट हैज पावर, नो स्टेट हैज पावर टू राइट टू सक्सीड, राइट टू सक्सीड फ्रॉम इंडिया। इंडिया मीन्स फेडरेशन, सक्सीड फ्रॉम फेडरेशन। पहला आर्टिकल 1 में मेंशन है, आप पढ़ोगे वहाँ फेडरेशन मेंशन किया गया है, ठीक है, जिसमें डिस्क्राइब किया गया इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट, जिसका मीनिंग निकलता है इंडियन फेडरेशन इज नॉट रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द स्टेट, जिसका दूसरा मीनिंग निकलता है नो स्टेट हैज राइट टू सक्सीड फ्रॉम द फेडरेशन। कोई स्टेट नहीं, ये नहीं बोलेगा कल कि नहीं हम इंडिया में शामिल नहीं है, कल यूपी अलग स्टेट हो जाएगा, महाराष्ट्र अलग अपने आप को स्टेट यानी कंट्री डिक्लेयर कर देगा। ऐसे नहीं, किसी का राइट नहीं है, सभी ज्वाइंटली है। यानी आपको फेडरेशन, आपको ऐसा एग्रीमेंट भी नहीं मिला हुआ है, और आप अलग भी नहीं हो सकते हो। ओके, नहीं कोई एग्रीमेंट द्वारा आप नए स्टेट बनाया है, नहीं आपका अलग होने का अधिकार है। यानी इसका मतलब ये डिसाइड हो रहा है, ये निकल रहा है कि इंडिया जो फेडरल तो है, लेकिन इंटरनली वह यूनिटरी है। मतलब इंटरनल मतलब स्प्रिट वाइज, स्प्रिट वाइज क्या है, यूनिटरी है। ओके, ठीक है। तो आप आर्टिकल में सीधे सीधे मेंशन है, जिससे दो अर्थ निकल रहा है। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया की यूनिटरी क्यों कहा जाएगा, क्योंकि वह किसी एग्रीमेंट द्वारा कोई भी स्टेट ज्वाइन नहीं हुआ है, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, जिसके कारण वो अलग नहीं हो सकते, इसी यूनिटरी है। फेडरल क्यों है, तो कुछ पावर जो है स्टेट को भी मिला हुआ है, जैसे जैसे स्टेट के पास खुद का बिल लाने का अधिकार है, खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली है, खुद का एक लेजिस्लेचर सिस्टम है, सेंटर के पास भी है, अपना पार्लियामेंट है, अपना बिल लाता है, पास होता है। ओके, यानी डिवीजन ऑफ पावर आ गया। सेकेंड, जब इमरजेंसी लाना हो, नेशनल इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी हो या स्टेट इमरजेंसी हो, तो फाइनल पावर किसके पास होता है, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट को पावर कहाँ से मिलता है, पार्लियामेंट से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। इमरजेंसी लाएगा, नेशनल इमरजेंसी कौन लाएगा, यूनियन। इमरजेंसी में सोल पावर किसके पास चला गया, यूनियन के पास। अगर किसी स्टेट में किसी स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगाना हो, ठीक, तो उसको रिफर करेगा गवर्नर, किसको करेगा, प्रेसिडेंट को। सो प्रेसिडेंट इम्प्लीमेंट करेंगे अपना इमरजेंसी स्टेट में। फाइनेंशियल इमरजेंसी लाना हो, ठीक है, तो उसको भी करेंगे प्रेसिडेंट। यानी फाइनली प्रेसिडेंट क्या होता है, यूनियन के पार्ट है, पार्लियामेंट का पार्ट है। तो फाइनली किसी फील्ड में आप देख रहे हैं, किसी फील्ड में आप देख रहे हो कि पावर यूनियन के पास है, किसी फील्ड में देख रहे हो पावर स्टेट के पास है। तो पावर ऑफ सेपरेशन भी है
और यूनियन के पास भी पावर है इमरजेंसी पावर, जैसे इमरजेंसी आप देखे हो आप यूनिटरी में देखे होगे आपका इमरजेंसी, जैसे यहीं पे मैं लिखा था, ये इमरजेंसी पावर यूनिटरी का फीचर है। डिवीजन ऑफ पावर किसका था? डिवीजन पावर फेडरल। आपको दोनों कैरेक्टर मिल रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो आप बोल सकते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल सिस्टम यूनिटरी बायस, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, आप ऐसे बोल सकते हो। तो ये सब आपका एग्जाम्पल हुआ कि फेडरल सिस्टम क्या हुआ, यूनिटरी सिस्टम क्या हुआ। ये सब मिल के इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, इंडिया को बनाया जा रहा है, इंडिया को रन किया जा रहा है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों फीचर मिल रहा है। सो आप यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हो, जैसे जैसे केसी आपका जो केसी सर जो है, उन्होंने बोला है कि इंडिया इज क्वासी फेडरल। ठीक है, फेडरल है लेकिन हाफ फेडरल है, क्वासी फेडरल हाफ फेडरल है। जैसे मॉरिस जोन्स ने भी कहा है, मॉरिस जोन्स ने भी कहा है, ये सब हिस्टोरियन है लोग। ओके, मॉरिस जोन्स ने भी कहा है कि इंडिया इज ए इंडिया इंडिया मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। यहाँ पे आ गया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इंडिया इज ए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ओके, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, हाँ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। या आपको वो ने मोरिस जोन्स नहीं बोले, मोरिस जोन्स ने बार्गेनिंग फेडरलिज्म बोले, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोले हैं ग्रैनविल। क्या कौन बोले हैं? ग्रैनविल। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ग्रैनविल। आपको जो मोरिस जोन्स थे वो बोले हैं बार्गेनिंग फेडरलिज्म। मतलब फेडरलिज्म का ब्लेंडेड रूप है, मिक्स है, यूनिटरी में ब्लेंडेड है। क्यों है? क्योंकि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हो आर्टिकल में भी मेंशन है, आर्टिकल 1 में भी डायरेक्ट मेंशन किया गया इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट। फेडरल सिस्टम भी है, ठीक है, फेडरल सिस्टम भी है लेकिन यूनिटरी भी है। ओके, तो ये सब आपका इस स्टेटमेंट को रेफरेंस दे रहा है, सब सपोर्ट कर रहा है। ये रहा आपका क्लास। देखिए इसमें बहुत सारे आगे भी पढ़ने हैं। इसमें अभी हम फोर्थ पर पहुँचे, इसमें समय लगता है कम से कम 5-6 घंटा की क्लास होगा सिर्फ एक चैप्टर। हम जो है बहुत डीपली पढ़ रहा है, सो इसमें समय लगेगा। अब आप देखो इतना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सभी को हम लोग डिटेल में पढ़ना है। फिर क्रिटिसिज्म पढ़ना है, क्रिटिसिज्म पर क्या क्रिटिसाइज किया गया इसको भी पढ़ना है। सो इसमें समय लगेगा। इसको आप देखो 16-17 पॉइंट है इसमें, आगे आपको पढ़ना है। कोऑपरेटिव सोसाइटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है, 3 टियर गवर्नमेंट ये भी फीचर हुआ, इमरजेंसी प्रोविजन सब डिटेल में पढ़, इंडिपेंडेंट बॉडी, सिंगल सिटीजनशिप सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सेकुलर स्टेट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, यहाँ सब पढ़ना है। इसके आगे इसमें बेसिक पढ़ना है, आगे इसका अलग से पढ़ाऊंगा मैं। फंडामेंटल राइट, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सब जितने भी टर्म में यूज कर रहा था उसको आगे भी पढ़ना है। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, जुडिशियल सुप्रीमेसी, ओके, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इस सभी को पढ़ना है आगे। ओके, सो इसमें समय लगेगा। अभी फ़िलहाल आज के लिए इतना करते हैं क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया आपका, ज़्यादा लंबा क्लासेस बोरिंग हो जाते हैं। तो फ़िलहाल इसको इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाउट डाल सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जो भी डाउट होगा आप क्वेश्चन करना, आपको मिलेगा आंसर। जो चीज़ें समझना है आप दोबारा देख सकते हैं, आप बार बार देखना वीडियो समझ में आ जाएगा। फर्स्ट टाइम आपका होगा थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, पॉलिटी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज़ होता है। सो आप यही करना, अभी यहाँ से पढ़ो, घर जाकर आप सेम चैप्टर को लक्ष्मीकांत से पढ़ना, या आपके पास जो भी सोर्स हो एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं, या आपके पास जो भी बुक हो
पॉलिटिक, आप उससे पढ़ सकते हो, जिससे आपको क्लैरिटी और बढ़ेगा। आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, कन्फ्यूजन बढ़ेगा, सो डोंट वरी। सो चलते हैं, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू। थैंक्स। ओके, बाय। टेक केयर।